मंच पर मेरे साथ उपस्थित हम सबके लिए आदर के योग्य और बहुत ही सम्माननीय समाज सेवी डॉक्टर अश्विनी जी, उनके बाईं तरफ लंबे समय से जिन्होंने पार्टी की सेवा की है, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त मेरे भाई हेमराज जी, सरदार जी बोलो, और एक और बहन जिनका संबोधन आपने सुना भी, उनकी छत हमें नसीब हुई है आज, ऐसी बहन रूमा जी, उपस्थित सभी ज्येष्ठ मेरे बंधुओं, स्नेही बहनों, और ये पूरे जोश के साथ सराबोर मेरे नौजवान साथियों, मैं तो सच कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने कुछ मन की बात आपसे साझा की। ये आपका जुनून, ये आपका जोश देख के लगता है कि कुछ इस विधानसभा के अंदर भी बड़ा होने वाला है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो धीमी धीमी आवाज में आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जो जोश मैंने आप में देखा, उस जोश ने मुझ में भी एक नई ऊर्जा भर दी है। अब धीमे धीमे नहीं, पूरे हलक से आवाज निकालकर उनको चुनौती दूंगा जो तरह तरह के हथकंडे सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो आशीर्वाद मांगने के लिए निकला था और साथ में सबका धन्यवाद भी कर रहा था। सभी बंधुओं का, बहनों का धन्यवाद जहां कर रहा था, वहीं पर अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद कर रहा था कि उन्होंने दूसरी पारी में खेलने के लिए मुझे फिर से प्रत्याशी के रूप में उतारा। तो मैं जहां पर इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं पर इस प्रदेश के बहुत ही बेहतरीन और सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी शुभकामनाएं भी मुझे मिली। और धन्यवाद इस प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का भी करूंगा, जिनकी भी मुझ पर नजर इनायत रही है। और उनकी नजर इनायत के पीछे जो कारण है, जो कारक है, वो आप सबका आशीर्वाद था। जो गाहे बगाहे जो सर्वेक्षण के लिए लोग आए थे, उनके माध्यम से आपने एक आवाज यहां से उभारी कि आपको विधायक कौन चाहिए। पूछा गया होगा आपसे कि कौन विधायक है, कैसा विधायक है, क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इस सब चीजों का एक प्रश्नावली जब आपसे पूछी गई होगी और उसका जब विश्लेषण हुआ होगा, तो जाहिर है उस प्रभु की कृपा से, मेरे नेतृत्व की आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से रवि धीमान का नाम वहां पर आया होगा। तो इसलिए मैं तो धन्यवाद करने के लिए आया था कि 18 तारीख को रात 12:30 बजे के आसपास से एक मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी टिकट पहली लिस्ट में ही फाइनल हो चुकी है। तो थोड़ी धुकधुकी तो थी, लेकिन अच्छी नींद का सबब था वो। 7 बजे सुबह उठा और फिर अगली तैयारियों में जुट गई। लेकिन सोचने का एक विषय हम सबके लिए है कि जहां मुझे आशीर्वाद में मिला घर बैठे, वहां पर कुछ बंधु डेरा जमाए बैठे थे दिल्ली में, 15 से 20 दिन तक वहीं थे। तरह तरह की बातें आती थी, हर रोज सोशल मीडिया पे एक नई खबर आती थी और खबरों से सोशल मीडिया भरा हुआ था कि कोई एक बड़ा अटैची लेके गया, वो टिकट ले आएगा। बस ये अटैचियों का मोल भाव वहां पे चलता रहा और अंत में जब टिकट किसी और को मिली तो दूसरे ने कहा कि मैं तो एक ही अटैची लेके गया था, जिसको टिकट मिली जरा उससे पूछें कि कितने अटैची देकर टिकट मिली। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अटैची और मोल भाव के साथ टिकट लेके आए हैं, वो सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में आए।
वो अटैची भरने के लिए राजनीति में आए हैं। जिसको मुफ्त में टिकट घर चल कर आई है वो आपके काम मुफ्त में करेगा, इस बात का आपको आश्वासन देना। इस देश में 2014 के बाद बहुत सारे बदलाव आए और उन सारे बदलावों का जिक्र मैं यहां करने लगूं तो रात शाम ढल आएगी। हम सब शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, ये वाले ऊपर वाले ने इनके ऊपर भी कि उसने इस देश को एक तपस्वी, एक यशस्वी युग पुरुष दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, जो हम सबकी हर एक अपेक्षा पे खरा उतरा है। देश को जिस ढंग से उन्हें मार्गदर्शन दिया है, दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है। देश के अंदर गद्दारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना है वो बखूबी जानते हैं। मैं नहीं बात करूंगा 370 की, मैं बात नहीं करूंगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, बीती हुई बातें हो गई। लेकिन भाइयों और बहनों, क्योंकि जिस उम्र में ये नौजवान साथी अभी ना भाजपा के और भगवा के नारे लगाते हुए चल रहे थे, उस उम्र में मैं श्रीनगर में था, कश्मीर में था। आंखों से देखी हुई कोई चीजें हैं जो आज भी रूह कांप उठती है उन बातों को सुनकर, उन बातों को याद कर। दीवारों पे लिखी हुई वो बातें हमें याद आती है कि इंडियन डॉग्स गो बैक, ये नारे लिखे होते थे। वाटर मार्क्स पे, नोट के वाटर मार्क्स वो चीजें होती थी। जीवे पाकिस्तान के नारे हम सरेआम सुनते थे और धमकी ये मिलती थी कि ये जो स्पेशल स्टेटस इस स्टेट को मिला है जम्मू कश्मीर को, यदि उसके साथ धारा 370 के साथ छेड़ा तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई छेड़छाड़ की तो जेलम का रंग लहू से लाल हो जाए। किसी की आज दिन तक 2014 तक हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आपके पुरुषार्थ से, आपके पराक्रम से जब दिल्ली में सचमुच हमने 56 इंच के सीने के आदमी को गद्दी सौंपी तो एक विश्वास मन में हो गया था कि अब हिंदुस्तान बदलेगा। और उसकी वानगी है कि बहुत सारे जो देश ये सोचते थे कि ये इसमें बदलाव नहीं हो सकता, 370 को नहीं हटाया जा सकता, वो हटी। धमकी देने वाले जब 1 साल के बाद तिहाड़ जेल से वापस आए और वो जो धमकी देते थे कि जेलम का रंग लाल कर देंगे, उनके बदन के हिस्से कौन कौन से जेल के अंदर लाल हुए होंगे वो जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ बाहर आए थे। ये था भगवान श्री राम हमारी अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। इसी सनातनी समाज ने उनको कई सालों तक, कई दशकों तक तंबुओं के अंदर बिठा के रखा था। बाहर एक 2.5 किलो का ताला लगा रखा था। उस ताले से मुक्ति, उस तंबुओं से बाहर लाने का काम और पुनः भगवान राम को उन्हीं के जन्म स्थान पे, उन्हीं की तपोस्थली पे, उसी कर्म भूमि में भव्य मंदिर बनाकर जो काम किया है वो भी आप ही की विचारधारा में किया है। बहुत बदला है हिंदुस्तान। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करूं तो हमारी साख, हमारी ख्याति जो बड़ी है उसका कोई मुकाबला आज नहीं है। 11वीं से लेकर 5वीं आर्थिक स्तर पर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, जो 8 सालों के बाद हम यहां पहुंचे हैं। और मैंने जैसे कहा वो दिन दूर नहीं जब यह हमारा ये नेतृत्व जो है ये विश्व को भी नेतृत्व प्रदान करने का काम करेगा। प्रदेश की बात करता हूं, मैं किसी योजना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रदेश में भी एक बेहतरीन इंसान को हम सब की मेहनत से शिमला में मुख्यमंत्री के रूप में देखने का मौका मुझे मिला है। और मैं आपको मन की गहराई से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि 2017 में जब आपने मुझे चुनकर यहां से भेजा था, मुझे लगता था कि पता नहीं क्योंकि मेरे कोई पुरखों में राजनीति में, ना मेरे आगे कोई राजनीति में, तो नई नई चीजें सीखने को मिली। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बेहतरीन इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और वो बेहतरीन इंसान कोई और नहीं,
इस देश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। एक गरीब मां के पेट से पैदा होना, तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी दास्तान को बयान करता है। आप उनके कैबिनेट के पहले निर्णय से लेके अब तक जितने बजट्स उन्होंने पेश किए हैं, आप उन सबका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो गरीबी में जिया हुआ आदमी है, जो एक ऐसे गरीब आदमी के व्यक्तित्व की विकास की जो यात्रा है, किन किन दिक्कतों को, किन किन दुश्वारियों को उसने झेला है, आपको इन बजट्स के अंदर, इन कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर लिए गए निर्णयों में वो सारी चीजें झलकती हैं। पहला निर्णय वो करते हैं कि 80 साल से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो दायरा था उसको घटाकर 60 साल के लिए लेके आते, और तब से लेकर एक झड़ी सी लगा दी है गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। तो क्यों ना हम सब मिलकर उनका जो एक संकल्प है कि अब की बार हम हिमाचल में रिवाज बदलेंगे, तो ये जो मैंने कहा कि ये जो जोश की वानगी आप सबने देखी है, ये इस चीज का उदाहरण है कि हम सब ने ये सोच लिया कि हिमाचल में पुनः जयराम ठाकुर जी को ही आपने मुख्यमंत्री बनाना है, और उनका मुख्यमंत्री बनना तय है जब हमने इस विधानसभा से भी कमल के फूल को ही जिताकर शिमला भेजा। कामों की बात करूं, इस विधानसभा के अंदर भी लगभग 475 करोड़ के काम इन 3 सालों के अंदर हुए। मैं 3 साल इसलिए बोल रहा हूं कि 5 सालों के लिए आपने चुनकर भेजा था, लेकिन एक वैश्विक आपदा, एक वैश्विक महामारी ने हम सबको 2 सालों तक घरों के अंदर कैद करके रखा हुआ था। यह नहीं पता होता था कि कौन कल की सुबह देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर से मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से इस देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उस आपदा के दौरान भी जिस ढंग से इस देश का संचालन हुआ, मार्गदर्शन हुआ, एक मौत भी दुखदाई थी, लेकिन जैसे हम सोचा करते थे, जो विकसित देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 की हुआ करती थी, नंबर 2, नंबर 3 की होती थी, हमें लगता था कि बहुत बड़ा नुकसान हमारा होगा। किस ढंग से वो समय काल से हम सबको निकाल के लाए हैं। हम प्रभु से उनकी लंबी आयु की इसलिए कामना करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मेहनत के साथ काम किया था उस दौरान, और शायद आपको पता होगा कि हिमाचल में सारी स्टेट्स में से, सारे प्रदेशों में से हिमाचल ही वाहिद एक ऐसा राज्य बना था जिसने सबसे पहली डोज का टीकाकरण करके दिया था। दूसरे में भी हम फर्स्ट है, और जो बूस्टर डोज है उसमें भी हम फर्स्ट हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री का भी कमाल था, जिन्होंने एक इस प्रदेश के अंदर करके दिखाया। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन दिन हमारे पास गिनती के हैं। मैंने जैसे कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली, तो एक जिम्मेवारी आप सबके पास सोच में आया था कि ये जो 12 तारीख की लड़ाई है वो भी आप ही ने लड़नी है। मेरे विपक्षी, मेरे विरोधी जो हैं, मैं कभी कभार उनको सुनता हूं, समय भी नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार सुनता हूं, तो कोई मुद्दों की बात नहीं करते। वो ये बात नहीं करते हैं कि 2012 से लेकर 17 तक आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बना था, तो मैंने इस विधानसभा के ये काम किए हैं, और ये मेरे जो काम थे, जो वर्तमान विधायक है उससे बेहतर थे। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे, अपनी बेहतरी सिद्ध करते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन कभी तो क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं, कभी मेरे ऊपर ऐसी मेरी जाति पे लांछन लगाते हैं, कभी मेरे परिवार पे कोई बात करते हैं। बहुत मैंने अपने आप को संयम में रखा है, और जिस दिन ये सीमा टूटेगी, सरेआम जनता जनार्दन के बीच में बखियां उधेड़ूंगा, ये मेरी बात वो सुन ले।
जब धार क्षेत्र में आते हैं तो अपने मानू जैसे ऐसे मान के चलें जैसे आप सबके उसके जो शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफी देना, हम आप उसके वो पाउ बना के जो रखा हुआ था उसको लगता है कि अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 18 से लेकर 35 साल तक जो जवान है वो किसी जाति को नहीं मानता, वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो इंसानियत ही उसका धर्म है, और जो परफॉर्म करता है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। अभी भी आप समझे कि काठ की हांडी को बार बार आप चढ़ा लेंगे तो वक्त अब गुजर चुका है, वक्त बदला है। मैंने चुनौती दी है कि आप अपने आंकड़े 5 साल के लेके आओ, मैं अपने 5 साल के आंकड़े लेके आता हूं, किसी एक सार्वजनिक मंच को साझा करते हैं, समय और स्थान आपसे बहुत 3 दिन बाकी हैं, अभी भी तैयार हूं, फैसला जनता लेगी, लेकिन उस बात पे नहीं आते। आजकल उन्होंने नया आडंबर, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप बच कर रहना। एक बच्चे को प्रवोक करते उधर से फोन किसी से करवाते हैं, 2-4 गालियां रवि धीमान को दिलवाएंगे, फिर उसकी एक ऑडियो बनाई जाएगी, फिर ऑडियो को वायरल कर देंगे, फिर उनको लगते हैं कि इस ढंग से हम जीत जाएंगे। एक और आज कल मैं देख रहा था कहीं लंबा गांव में, एक भी आदमी, कभी मैंने उनको देखा ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं चले, उनको आके वो पंजे वाले पटके पहना के ऐसे प्रसारित किया गया कि ये सारे के सारे कांग्रेस ज्वाइन करिए। भाड़ लगी हुई अपने ही लोगों को अपने ही पटके पहना के अपने ही प्रसिद्धि किए जा रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं करते। कोई हमारे साथ आता भी है तो हम कहते हैं कि हमारी विचारधारा से, वो उल्टा बोलते हैं कि फलानी पार्टी को छोड़ दो। कोई, अरे इतना बुद्धू कौन है कि एक डूबते हुए जहाज में फिर से कौन घुसना चाहेगा? पूरे 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 देश में तो आप विलुप्ति के कगार पे हैं, कौन ज्वाइन करेगा आपको? कहां हैं आप? कितनी स्टेट्स में हैं आप? और जहां है वहां भी अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखले। तो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। जब आदमी बौखलाहट में होता है तो ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि यहां से भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये हवा में है और इस ढंग से इन्होंने अपने आप प्रचार प्रसार किए कि सब कुछ हमारे ही पक्ष में आ गया। अब आए हैं धरातल पर। अब मेरे ही आदमी को, कल भी मेरे एक बंधु को इन्होंने अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के, ये हालात क्या है, हाल क्या है, तो तेरी गाड़ी है, तेरे ही मुस्टडे हैं, कैसे बोल सकते हैं? उस पर वो बोलते रब नेड़े की कुसुमनी नेड़े है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तेरा ही है सब कुछ। लेकिन जैसे वो गलीली ने बोला था कि वो कि पृथ्वी घूमती नहीं है, बोल दिया, लेकिन आते हुए उसने बोला था कि घूमती है, वो घूमती रही। अब तू जो मर्जी कर ले, आपके मनों को, चेहरों को पढ़ने का आदी हूँ। आप तो ये चीजें, मैं सिर्फ मेरा जो अंतिम बात आपसे करनी कि देखिए, काम करते करते, काम सीखते सीखते मेरा ये वक्त, मैंने कहा ना मेरे पुरखों में कोई राजनीति में, ना मेरे आगे कोई राजनीति में होगा, ये तय है, ये अध्याय मेरे साथ खत्म हो जाए। काम सीखते और काम करते करते जाहिर है आदमी से गलतियां हो सकती, और यदि आपको लगता है कि ये व्यवहारिक गलती है, ये अनजाने की हुई गलती है, तो मैं आपसे क्षमा याचना की माफी मांगने की। मैं कह सकता हूं, एक बात को स्वीकार करता हूं इन 5 सालों के अंदर कि कहीं ना कहीं जो हमारे संबंधों में एक प्रगाढ़ता होनी चाहिए थी, जो संबंधों में एक हमारे मिलने जुलने में जो निरंतरता होनी चाहिए थी, उसमें गैप है। उसके लिए कई कारण भी हैं, लेकिन मैं कोई भी स्पष्टीकरण उसके लिए नहीं देना चाहता। मैं तो सीधा सीधा इस बात के लिए क्षमा याचना करना चाहता हूं। और जो मेरे चुनाव प्रबंधन की टोली है, इन्होंने सबने ये विश्लेषण किया है और एक फुल प्रूफ सिस्टम भविष्य के लिए बनाया है, उसको हम पूरी तरह से अंगीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे, और एक सुधरा हुआ विधायक 2022 में 8 दिसंबर को आप बनाकर मुझे भेजे। गारंटी हम भी देते हैं, जो इन्होंने दीवारों पे गारंटी लिख के दी है, हम गारंटी देते हैं कि इस विधानसभा को, जयसिंहपुर विधानसभा को 68 विधानसभाओं में से एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करके आपको दे देंगे। और एक ही बातों पे भी नहीं जाना आपने, दीवारों पे बड़ा कुछ लिखा होगा, 1500 भराए तो नहीं फॉर्म किसी से,
भर रहे हैं। 1500 रुपए का फॉर्म भरा ना, भरा होगा अब पक्का, पीछे भी नहीं ना, ये भर रहे हैं 1500 रुपए और गारंटी है उसकी कि 1500 रुपए हर महीना को देंगे। अब मैं बैंक का हूं तो हमें ना वो आदत बन जाती है जमा घटाने की। तो देश की जो जनसंख्या का अनुपात है उस हिसाब से आप 34 लाख के आसपास 2011 के सेंसस के अनुसार है। और मैं कह सकता हूं कि 18 से नीचे जो है वो 10% मान के चले तो 3,40,000 बनता है। लेकिन यदि 2011 से लेके 21 तक जो फ्रेश हमारा सेंसस है उसमें भी 10 से 12% इंक्रीज हमारी पॉपुलेशन की है। तो ये लगभग 35 लाख के पास है। तो 35 लाख को आप 1500 से गुना करोगे तो एक महीने का खर्चा है, और 1200 से गुना करोगे तो साल का खर्चा है। 51,000 करोड़ रुपया हमारी स्टेट का बजट है और 78,000 हमारा फिस्कल डेफिसिट है। जो समझते होंगे वो समझे। तो कहते हैं कि जब अभी पवन काजल जी, आप उनके नाम से वाकिफ हैं, वो भी इस डूबते हुए जहाज को छोड़ के कमल का फूल उन्होंने अपने हाथों में थामा है। 1.5-2 महीने पहले हमारे साथ मिले हैं। वो इस जो ये वादों वाली जो कमेटी थी, ये जो लॉलीपॉप देने वाली जो कमेटी इन्होंने बनाई थी, उसके वो भी सदस्य रहे हैं। तो अभी वो तलवाड़ हमारा एक गांव है, वहां आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि रानी साहिबा, ये जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये कैलकुलेशन करके हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने बोला, हल्के से बोला कि अभी सबका हथियार लेकिन मैं फिर कह सकता हूं ये कर सकते हैं। इनके पास बहुत कमाल के अर्थशास्त्री हैं, कमाल के इनके पास साइंटिस्ट है। एक राष्ट्रीय PAPPU बोलूंगा मैं, आज का मतलब आप समझे क्या होता है। PAPPU किस चीज के स्पेलिंग है मैं नहीं बोलूंगा। वो एक राष्ट्रीय इनके नेता है, उन्होंने एक मशीन बना दी, नई मशीन बनी है, और वो मशीन बहुत महंगी भी नहीं है। महंगे इंग्रेडिएंट्स, महंगा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ हमें आलू चाहिए। एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और सोने को हम बेचेंगे और 1500 रुपए सबको दे देंगे। ये इनका फार्मूला है। तो हम सबको ऐसे महारथियों से बचने की जरूरत है। मैं अंतिम बात इस बात पे अपनी वाणी को विराम दूंगा कि घर जाकर सोचना, कौन सी विचारधारा आपकी इस सनातन संस्कृति को बचा कर रख सकती है। कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। कौन सी ऐसी विचारधारा है जो हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इन सब चीजों का फैसला आपने 12 तारीख को करना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मतदान का बहुत महत्व रहने वाला है। ये मैंने आपसे साझा करना था। और आपके वोट की ताकत रवि धीमान को विधायक बनाए, आपके वोट की ताकत जयराम ठाकुर जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अंततः आपके वोट की ताकत हमारे तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को भी मजबूत करने वाली है। इस बात को ध्यान रखकर 12 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर इतिहास हिमाचल में रचना है, रिवाज हमने बदलना है। इतनी सी बात रखते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।